2021 की एक जमा देने वाली सुबह थी। नॉर्थ कोरिया के हैमग्योंग प्रांत के एक विशाल स्टेडियम में हजारों लोग जमा थे। आगे की कतार में एक औरत खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक उसके सामने व्हील चेयर पर उसका 22 साल का बेटा बैठा था, चेहरा पीला, नजरें जमीन में गड़ी हुई। अचानक 3 सैनिक आगे बढ़े। किसी ने सख्त आवाज में कहा, देखते रहो, ये सबक है। अगले ही पल मशीन गन की आवाज गूंजी और कुछ सेकंड में सब खत्म। लड़का वहीं ढेर हो गया। स्टेडियम कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे सांसें थम गई हों। फिर एक अफसर चिल्लाया, ताली बजाओ। और हैरानी की बात यह कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वही मां जो अभी रो रही थी, कांपते हाथों से ताली बजाने लगी। किसी ने बगल में खड़े आदमी से फुसफुसाकर पूछा, इसने ऐसा क्या कर दिया था? जवाब आया, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने साउथ कोरिया का म्यूजिक सुना था। वहां के लिए के पॉप सुनना भी मौत की वजह बन सकता है। नॉर्थ कोरिया, जिसे ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, करीब 2 करोड़ 60 लाख लोगों का देश और दुनिया का शायद सबसे अलग थलग पड़ा हुआ कोना। बाहर की दुनिया से इतना कटा हुआ कि लोग इसे एक खुली जेल कहते हैं। कोई बोले, कैसे? तो जवाब उसकी जमीन और उसकी सरहदों में छुपा है। पश्चिम में येलो सी और पूरब में सी ऑफ जापान। दोनों तरफ नौसेना का इतना सख्त पहरा कि कोई अनजान नाव दिख जाए तो पहले गोली, सवाल बाद में। 2025 में ही एक रिपोर्ट आई थी कि 3 लोग नाव से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पकड़कर हर एक को 60-60 गोलियां मारी गईं। फिर उनकी लाशें उनके गांव में टांग दी गईं। एक अफसर ने कहा था, ताकि कोई और दोबारा ऐसा सोच भी ना सके। दक्षिण की तरफ साउथ कोरिया है, जिसे नॉर्थ कोरिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यहां की सीमा पर इतनी कड़ी निगरानी है कि लोग कहते हैं, यहां से तो परिंदा भी बिना देखे नहीं निकल सकता। फिर भी कई लोग हर साल जान जोखिम में डालकर उधर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया आज भी नॉर्थ कोरियन शरणार्थियों को अपनाता है। लेकिन अगर पकड़े गए तो समझ लो जिंदगी खत्म। वहां गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करना देशद्रोह माना जाता है। और एक सिपाही ने कभी किसी से कहा था, देशद्रोह की सजा सिर्फ 2 होती है, या तो उम्र भर की कैद या फिर सीधी मौत। उत्तर में चीन और रूस हैं। वहां पहरा थोड़ा ढीला लगता है, लेकिन असल में यह रास्ता भी किसी जाल से कम नहीं। नॉर्थ कोरिया का इन दोनों देशों से मिलिट्री समझौता है। मतलब अगर कोई भागकर वहां पहुंच भी गया और पकड़ लिया गया तो बिना बहस उसे वापस भेज दिया जाएगा। 2017 में 24 साल की एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ किसी तरह चीन की सीमा पार कर गई थी। उसे लगा अब शायद नरक से बाहर आ गई है, लेकिन कुछ ही घंटों में चीनी अफसरों ने उसे नॉर्थ कोरियन सैनिकों को सौंप दिया। एक गार्ड ने ठंडे लहजे में कहा, तुम जानती हो तुम्हारा जुर्म क्या है? जवाब में वो बस अपने बच्चे को सीने से लगाए रोती रही। आगे क्या हुआ यह बताने की जरूरत नहीं। टॉर्चर और फिर मौत। और यह सब तो देश से भागने की बात है। वहां हाल यह है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत बिना इजाजत जाना भी अपराध है। मतलब इंसान अपने ही देश में कैद है। कोई पूछे क्यों, तो जवाब कोई साफ नहीं देता, बस कहा जाता है नियम है। नॉर्थ कोरिया में जिंदगी शुरू होने से पहले ही तय हो जाती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। यहां एक खामोश लेकिन बेहद ताकतवर सिस्टम है, जिसे सॉन्ग बुन कहते हैं। यह कोई कानून की किताब में लिखा नियम नहीं, लेकिन हर सरकारी फाइल में तुम्हारा सॉन्ग बुन दर्ज होता है। यही तय करता है कि तुम कहां पढ़ोगे, क्या काम करोगे, कहां रहोगे, और कभी कभी तो यह भी कि तुम्हारी थाली में कितना खाना आएगा। यहां लोग पहले इंसान नहीं होते, पहले अपनी कैटेगरी होते हैं। सबसे ऊपर माने जाते हैं कोर क्लास के लोग, जिनके परिवारों ने कोरियन वॉर के वक्त किम परिवार का साथ दिया था या जिन पर सरकार को कभी शक नहीं हुआ। ये लोग ज्यादातर प्योंगयांग में रहते हैं, जहां जिंदगी बाकी देश से बिल्कुल अलग नजर आती है। अच्छी पढ़ाई, ढंग की नौकरी, बेहतर इलाज और ज्यादा खाना। सरकार इन्हें अपना मजबूत स्तंभ मानती है। एक आदमी ने कभी गर्व से कहा था, हम भरोसेमंद हैं, इसलिए हम यहां हैं। इसके नीचे आते हैं वेवरिंग क्लास के लोग, न पूरी तरह भरोसेमंद, न खुले दुश्मन। इनके परिवारों का रिकॉर्ड साफ तो होता है, लेकिन चमकदार नहीं। इन्हें स्कूल जाने दिया जाता है, साधारण नौकरी भी मिल जाती है, मगर हर वक्त एक डर साथ चलता है। कोई रिश्तेदार कुछ गलत कर दे या खुद से कोई छोटी सी चूक हो जाए
तो सीधा नीचे धकेल दिए जाते हैं। एक बुजुर्ग ने एक बार धीरे से कहा था, हम यहां सांस तो लेते हैं, लेकिन सोच समझकर। सबसे बड़ी आबादी इसी डर और सावधानी के बीच अपनी जिंदगी काटती है। यहां हर दिन जीना अपने आप में एक परीक्षा है। कोई मुस्कुराए तो भी सोचता है कि कहीं यह गलत तो नहीं समझ लिया जाएगा। कोई गाना गुनगुनाए तो डर लगता है कि कहीं यह किसी और देश का तो नहीं। और इसी डर के बीच लोग जीते हैं, काम करते हैं, बूढ़े होते हैं और खत्म हो जाते हैं। जैसे एक ऐसी दुनिया में जहां दीवारें दिखती नहीं, लेकिन हर तरफ मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया की इस सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे और सबसे बेरहम मानी जाती है हॉस्टाइल क्लास। अगर आपके परिवार के किसी भी पुराने सदस्य पर कभी यह आरोप लगा हो कि उसने देश से भागने की कोशिश की, साउथ कोरिया से किसी तरह का रिश्ता रखा, सुप्रीम लीडर के खिलाफ कुछ कहा या कोई भी राजनीतिक गलती की, तो सजा सिर्फ उसी इंसान तक सीमित नहीं रहती। वहां सजा खून में दौड़ती है। आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, 3 पूरी पीढ़ियां एक ही झटके में इसी सबसे निचली कैटेगरी में डाल दी जाती हैं। इसका मतलब होता है घटिया स्कूल, कोई ढंग की नौकरी नहीं, दूर दराज के इलाकों में जबरन मजदूरी और अक्सर पेट भर खाना भी नसीब न होना। एक आदमी ने कभी कड़वी हंसी के साथ कहा था, यहां तुम कुछ बनते नहीं हो, यहां तुम्हें बस इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम की सबसे खौफनाक बात यह है कि यहां मेहनत, टैलेंट या ईमानदारी का कोई मोल नहीं। तुम चाहे कितने ही वफादार क्यों न बन जाओ, तुम्हारी कैटेगरी नहीं बदलती। सोंगबुन एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो दिखती नहीं, लेकिन हर कदम पर रास्ता रोक लेती है। लोग खुलकर नहीं बोलते, मगर सब जानते हैं कि यहां आजादी से पहले किस्मत भी सरकार की मिल्कियत होती है। 2009 में एक मामला सामने आया जिसने बाहर की दुनिया को भी हिला दिया। एक 2 साल के मासूम बच्चे को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसका कसूर, उसके माता पिता के पास एक बाइबल मिली थी। सजा उन्हें तो मिली ही, लेकिन उस नन्हे बच्चे को भी। कोर्ट जैसी कोई खुली जगह नहीं, बस एक अफसर ने फाइल बंद करते हुए कहा था, कानून अपना काम करेगा। और कानून ने काम कर दिया। एक बच्चा पूरी जिंदगी के लिए जेल का कैदी बना दिया गया। सोंगबुन का असर इतना गहरा है कि तुम चाहे कितने ही होशियार क्यों ना हो, अगर तुम्हारी कैटेगरी सही नहीं है तो सरकार तुम्हें कभी ऊंची पढ़ाई का मौका नहीं देगी। तुम्हें मजदूर बनाकर ही रखा जाएगा। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है या जो एलीट परिवारों से आते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल डिफेंस जैसे खास संस्थानों में भेजा जाता है, जहां हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी चीजों की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। बाकी ज्यादातर युवाओं को 17 साल की उम्र में ही 10 साल की अनिवार्य मिलिट्री सर्विस में झोंक दिया जाता है। लड़कियां भी भर्ती होती हैं, लेकिन उन्हें 23 साल की उम्र तक ही सर्विस करनी होती है। एक लड़की ने ट्रेनिंग के दौरान अपनी दोस्त से कहा था, हम यहां सैनिक बनने नहीं, बस थक जाने आए हैं। यूनेस्को के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट लगभग 98 से 100% बताया जाता है। सुनने में यह किसी आदर्श देश की कहानी लगती है, जहां लगभग हर इंसान पढ़ना लिखना जानता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि उन्हें पढ़ाया क्या जा रहा है। यहां पढ़ाई अनिवार्य है, बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्कूल जाना ही पड़ता है। लेकिन यहां एजुकेशन का मतलब ज्ञान देना नहीं, बल्कि वफादारी सिखाना है। किताब खोलते ही बच्चों को अलग अलग सोच नहीं मिलती, उन्हें एक ही कहानी बार बार सुनाई जाती है, किम परिवार की कहानी। हर टेक्स्ट बुक में वही चेहरे, वही नाम, वही तारीफें। इतिहास हो, भाषा हो या नैतिक शिक्षा, हर जगह एक ही हीरो। 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं, जहां खेल खेल में उन्हें सिखाया जाता है कि सुप्रीम लीडर उनसे कितना प्यार करता है। फिर पीपल्स स्कूल, जहां करीब 9 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल, जो 16 साल की उम्र तक चलता है। और अगर किसी का सोंगबुन अच्छा हुआ, तभी उसे यूनिवर्सिटी का मौका मिलता है, वरना पढ़ाई वहीं खत्म। लेकिन असली कहानी सिलेबस के अंदर छुपी होती है। यहां एजुकेशन का हर लेवल एक ही मकसद पूरा करता है, दिमाग को एक ही दिशा में ढालना। टीवी प्रोग्राम से लेकर बच्चों की कविताओं तक, हर जगह किम परिवार को किसी देवता जैसी ताकत बनाकर दिखाया जाता है। बच्चों को पूरी गंभीरता से यह पढ़ाया जाता है कि किम इल सुंग ने हैमबर्गर का आविष्कार किया था, कि किम जोंग इल ने गोल्फ खेलते हुए 11 होल में 11 होल इन 1 कर दिए थे, और कि किम परिवार को किसी दैवीय शक्ति ने कोरिया पर राज करने के लिए चुना है। एक बच्चा एक बार अपने टीचर से पूछ बैठा था,
क्या ये सब सच है? टीचर ने सख्ती से कहा, सच वही है जो किताब में लिखा है। यह प्रोपेगेंडा सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहता। साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी सुप्रीम लीडर की तारीफ घुसी होती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यहां तक कि साइंटिस्ट्स को भी अपने रिसर्च पेपर्स में लिखना पड़ता है कि महान नेता किम इल सुंग की बदौलत यह ज्ञान मिला, या महान मार्गदर्शक किम जोंग इल की कृपा से यह खोज संभव हुई। बिना इस लाइन के आपका काम अधूरा माना जाता है। एंटरटेनमेंट भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। एक कॉमेडी शो हुआ करता था, इट्स सो फनी। एक एपिसोड में एक आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अगर हम सैनिकों को बीन्स खाते देखें तो हमें बड़ी खुशी होती है। सामने वाली औरत जवाब देती है, और अगर हम जनरल के बताए तरीके से खेती करें तो हम भी खुश हो जाएंगे। दोनों ठहाके लगाते हैं। स्क्रीन पर नकली हंसी बजती है, लेकिन घरों में बैठे लोग बस चुपचाप देखते रहते हैं। शायद हंसने की हिम्मत किसी में नहीं होती। करीब 17 साल तक इसी तरह की पढ़ाई के बाद हर स्टूडेंट को अनिवार्य मिलिट्री सर्विस के लिए भेज दिया जाता है, और कुछ चुनी हुई लड़कियों को एक खास यूनिट में डाल दिया जाता है, जिसे कोरियन में गिब्जो और अंग्रेजी में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। नाम ही बहुत कुछ कह देता है। इन लड़कियों का काम देश के बड़े अधिकारियों और खुद किम जोंग उन को खुश रखना होता है। इस तरह बाहर से देखने पर नॉर्थ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम बड़ा शानदार लगता है। हाई लिटरेसी, कंपल्सरी स्कूलिंग, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स। लेकिन अंदर से यह एक फैक्ट्री है जहां किताबों के जरिए इंसान नहीं बल्कि आज्ञाकारी सब्जेक्ट्स तैयार किए जाते हैं। यहां पढ़ाई का मकसद सवाल करना नहीं बल्कि बिना सवाल किए मान लेना होता है। अब जरा लोगों की जेब और पेट की हालत पर नजर डालते हैं। बाहर की दुनिया को सरकार यह दिखाने की कोशिश करती है कि हालात सुधर रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है और जिंदगी बेहतर हो रही है। 2024 की एक रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया कि हाल ही में वेज बढ़ाई गई है। लेकिन जब इन आंकड़ों को जमीन पर रखकर देखा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकलती है। एशिया प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में नॉर्थ हमग्योंग और रेयांगांग प्रांतों में सरकारी संस्थानों में काम करने वालों की सैलरी कुछ इस तरह थी। एक आम वर्कर को महीने के सिर्फ 1500 से 2500 वॉन, जूनियर ऑफिसर को करीब 4000, मैनेजर या डिप्टी मैनेजर को 6000 से 8000 और लोकल गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर को करीब 8000 वॉन। पहली नजर में ये आंकड़े ठीक लग सकते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब करेंसी की कीमत समझ में आती है। नॉर्थ कोरिया में लगभग 1000 वॉन की कीमत 100 रुपए के आसपास मानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 8000 वॉन वाली सबसे ऊंची सरकारी सैलरी भी महीने के करीब 800 रुपए के बराबर बैठती है, यानी पूरे महीने की मेहनत के बदले 800 रुपए से भी कम। अब इसी पैसे से जिंदगी चलाने की कोशिश कीजिए। एक आदमी ने बाजार में खड़े होकर कहा था, इतने में तो या तो खाना खरीदो या दवा, दोनों नहीं। और हालात तब और ज्यादा डरावने लगते हैं जब खाने की कीमत सामने आती है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई आम आदमी बाजार से 1 किलो चावल खरीदने जाए तो उसकी कीमत करीब 6000 वॉन पड़ती है। अब जरा हिसाब लगाइए, जो इंसान महीने भर की मेहनत के बाद 8000 वॉन कमाता है, वो अगर सिर्फ 1 किलो चावल उठा ले तो उसकी लगभग पूरी सैलरी वहीं उड़ जाती है। फिर कपड़े, सब्जी, दवा या किसी और जरूरत के लिए क्या बचेगा? एक आदमी ने दुकान के बाहर खड़े होकर कड़वी मुस्कान के साथ कहा था, लगता है हम सैलरी नहीं बस एक मजाक कमाते हैं। वजह सिर्फ कम कमाई नहीं है, बल्कि यह भी है कि उसी पैसे का बड़ा हिस्सा मिलिट्री सपोर्ट, सरकारी अभियानों और तरह तरह की नेशनल ड्यूटीज के नाम पर पहले ही काट लिया जाता है। कागजों में सैलरी मिलती है, लेकिन हाथ में पूरा पैसा शायद ही कभी पहुंचता हो। कानून की किताबों में तस्वीर कुछ और दिखाई जाती है। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ के आर्टिकल 22 के मुताबिक लोगों को हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे काम करना चाहिए। उन्हें छुट्टियां और वीकली ऑफ भी मिलने चाहिए। सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कोई इन नियमों को मानने के लिए मजबूर नहीं करता। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों को रोज 12 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है, और वीकेंड मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए एक पूर्व सैनिक ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा था, आज भी अगर वही खाना याद आ जाए तो पेट सिकुड़ जाता है। उसने बताया कि उन्हें रोज एक कटोरे में करीब 30% चावल और 70% मक्के का आटा दिया जाता था। साथ में एक छोटी सी कटोरी सलाद, थोड़ा सा सोयाबीन सूप और कुछ मूली। ना उसमें स्वाद था,
न वो पेट भरने के लिए काफी होता था, उसने कहा। इसी वजह से कई लोग अपनी राशन का कुछ हिस्सा ब्लैक मार्केट में बेच देते थे ताकि उससे थोड़ा और खाने का इंतजाम हो सके। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए रोज कम से कम 600 ग्राम खाना चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में राशन सिस्टम के तहत औसतन सिर्फ 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाता है। और हालात तब और खराब हो गए जब 2019 में फसलें बुरी तरह खराब हो गईं। उस साल यह मात्रा घटाकर करीब 300 ग्राम प्रतिदिन कर दी गई। लगातार कम खाने का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ा। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि लोग पेट भरने के लिए कीड़े मकोड़े तक खाने लगे और कुछ इलाकों में तो पेड़ों की जड़ों को उबालकर खाने की नौबत आ गई। वहां भूख कोई अस्थायी मुसीबत नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। यही नॉर्थ कोरिया की आर्थिक हकीकत है, जहां सैलरी एक भ्रम है, कानून एक दिखावा है और जिंदा रहना खुद में सबसे बड़ी लड़ाई। और इस सब के ऊपर एक और परत है, डर और निगरानी की। नॉर्थ कोरिया में स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलग अलग सर्वेलेंस सिस्टम्स के जरिए हर किसी पर नजर रखता है। सीक्रेट पुलिस हर जगह मौजूद है। कोई नहीं जानता कि पड़ोस में रहने वाला आदमी दोस्त है या मुखबिर। 2019 में नॉर्थ कोरियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टीवी पर ऐलान किया गया था कि जो भी अपने इलाके में हो रही गैर कानूनी गतिविधियों की खबर देगा, उसे सरकार इनाम देगी। एक आदमी ने अपने दोस्त से फुसफुसाकर कहा था, तू बताएगा? दोस्त ने जवाब दिया, और खुद भूखा मरूं? सच ये है कि वहां ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी काम नहीं होते, बल्कि हकीकत यह है कि नॉर्थ कोरिया में लगभग हर कोई किसी न किसी तरह के गैर कानूनी काम में शामिल होता है, क्योंकि इसके बिना पेट भरना नामुमकिन है। एक अंदरूनी सूत्र ने बाद में कहा था, वो स्कीम चली ही नहीं। जब सरकार बेसिक जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकती और लोग कानून तोड़े बिना जी ही नहीं सकते, तो कोई क्यों दूसरे की चुगली करेगा। डर का आलम यह है कि हर घर में सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। दीवार पर वो तस्वीरें नहीं हो या उन पर धूल दिख जाए तो भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लोग मजाक में नहीं, सच में कहते हैं, यहां दीवारों के भी कान होते हैं। और शायद यही वजह है कि वहां लोग कम बोलते हैं, कम हंसते हैं और हर वक्त यह सोचते रहते हैं कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। 2020 में वॉन्सान शहर में एक औरत के घर में अचानक आग लग गई। किसी तरह वह औरत अपने बच्चों को लेकर बाहर भागी और उनकी जान बचा पाई। लेकिन आग बुझने के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। कुछ ही घंटों में पूरे कोरियन मीडिया में उसी औरत के खिलाफ जहर उगला जाने लगा। कहा गया कि उसे सजा मिलनी चाहिए। उसका कसूर यह था कि उसने जलते हुए घर से अपने बच्चों और खुद को बचाया, न कि दीवार पर लगी सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को। हद तो तब हो गई जब उसी आग में एक पड़ोसी किसान अपनी जान जोखिम में डालकर उन तस्वीरों को बचाने के लिए अंदर घुस गया। अगले दिन अखबारों और टीवी पर वही किसान हीरो बना हुआ था। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, डर नहीं लगा? उसने सीना तान कर कहा, नेता की तस्वीर बचाना अपनी जान से बड़ा फर्ज है। और उस औरत को चुपचाप गायब कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया में अच्छा सॉन्ग बुन पाने का मतलब यही है, इंसान से पहले सिस्टम के लिए जीना। कुछ वक्त पहले 200 से ज्यादा सरेआम फांसी और गोली से मारने की घटनाओं की खबरें बाहर आईं। कई जगहों पर टीनेज बच्चों को जबरन लाया गया और उनसे कहा गया, देखो और याद रखो। कुछ युवकों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनके पास USB स्टिक्स मिली थी जिनमें K-पॉप गाने और साउथ कोरियन सीरियल्स थे। एक मामले में एक लड़के को व्हीलचेयर पर स्टेडियम में लाया गया। उसके स्कूल के बच्चों को सामने बैठाया गया और फिर उसे 9 गोलियां मारी गईं। एक अफसर चिल्लाया, ताली बजाओ। कई बच्चे रो रहे थे, फिर भी उन्हें ताली बजानी पड़ी। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे शिन डोंग ह्युक ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा जन्म ही एक लेबर कैंप में हुआ था। बचपन से मैंने वही दुनिया देखी, वही दीवारें, वही कांटे। मुझे यह तक नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के बाहर भी कोई और देश होता है। मेरे लिए दुनिया का मतलब बस भूख और दर्द था। उसने एक पल रुककर जोड़ा, जब पहली बार मैंने बाहर की दुनिया देखी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि लोग बिना डर के भी जी सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक और अजीब बात है, वहां अक्सर औरतें मर्दों से ज्यादा कमाती हैं और कई परिवारों का करीब 70% खर्च उन्हीं की कमाई से चलता है। लेकिन यह पैसा ज्यादातर गैर कानूनी कामों से आता है। ब्लैक मार्केट में सामान बेचना, स्मगलिंग में मदद करना, इधर उधर छोटे मोटे सौदे करना। मर्दों के लिए अच्छी नौकरी का मतलब या तो मिलिट्री में परमानेंट सोल्जर बनना होता है या फिर किसी सरकारी पोस्ट पर काम करना। 2000 के आसपास के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 50% से ज्यादा लोग स्मोकिंग और शराब की लत से जूझ रहे थे।
यहाँ सबसे ज्यादा चाइनीज शराब काओलियांग बिकती है, जो सस्ती और बहुत तेज होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे भी खरीद नहीं पाते, इसलिए अपने घरों में ही आलू और मक्के से गैर कानूनी शराब बना लेते हैं। बच्चे, बूढ़े सब उसे ऐसे पीते हैं जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो। कागजों में वहां शराब पीने की उम्र 18 साल है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार के लिए उम्र से पहले शराब या सिगरेट पीना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना कि बीटीएस का गाना सुन लेना। इसलिए छोटे बच्चों को सिगरेट पीते या शराब पीते देख भी अक्सर कोई कुछ नहीं कहता। और अगर किसी को बीटीएस का गाना सुनने, अमेरिकन फिल्म देखने, देश से भागने की कोशिश करने या आग में सुप्रीम लीडर की तस्वीरें छोड़कर अपनी जान बचाने जैसे बड़े अपराधों पर मौत की सजा नहीं भी दी गई, तो भी खुश होने की कोई वजह नहीं होती, क्योंकि इसके बाद अक्सर उसे अपनी पूरी जिंदगी देश के अलग अलग दूरदराज इलाकों में बने लेबर कैंप्स में गुजारनी पड़ती है। एक पुराने कैदी ने कभी कहा था, मौत यहां जल्दी आ जाए तो किस्मत समझो, वरना जीते जी मरने का इंतजार करना पड़ता है। ये लेबर कैंप्स नॉर्थ कोरिया जैसे पहले से ही कटे हुए देश के अंदर मौजूद एक और ज्यादा कटी हुई दुनिया है। यहां रहने वाले लोग बाकी देश से भी पूरी तरह अलग थलग कर दिए जाते हैं, जैसे वो किसी और ही ग्रह पर फेंक दिए गए हों। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के इन कैंप्स में करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक लोग बंद हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इन कैदियों में से लगभग 40% लोग कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। इन लोगों से सुबह 5 बजे से लेकर रात अंधेरा होने तक खदानों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जान तोड़ काम करवाया जाता है, और इसके बदले जो खाना मिलता है वो इतना कम होता है कि शरीर बस धीरे धीरे टूटता चला जाता है। हालात इतने बदतर हैं कि कई लोग बीमारी से नहीं, सीधे भूख से मर जाते हैं। इन कैंप्स में कोई ढंग का कानून नहीं, कोई इंसानी नियम नहीं। औरतों और बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक यातना आम बात है। यहाँ कैदियों के कोई अधिकार नहीं होते, बस कुछ सख्त और बेरहम नियम होते हैं जिन्हें हर हाल में मानना पड़ता है। और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो ज्यादातर मामलों में सजा सिर्फ एक होती है, मौत। आपने कुछ चुरा लिया, भागने की कोशिश कर ली, 3 से ज्यादा लोगों के साथ खड़े होकर बात कर ली, या किसी और की भागने की प्लानिंग की रिपोर्ट नहीं की, इन सब बातों का मतलब एक ही है। एक गार्ड ने एक बार चीख कर कहा था, यहां गलती नाम की कोई चीज नहीं होती, यहां सिर्फ आखिरी गलती होती है। शिन डोंग ह्युक, जो खुद ऐसे ही एक कैंप में पैदा हुए थे, बताते हैं कि वहां रहने वालों के लिए प्यार, परिवार या रिश्ते जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं होता। उन्होंने कहा था, मेरी आंखों के सामने एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने थोड़ा सा खाना चुरा लिया था, और अजीब बात यह है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एक बार मुझे और मेरी पूरी फैमिली को घसीटते हुए बाहर लाया गया। मेरी आंखों के सामने मेरी मां और मेरे भाई को गोली मार दी गई, लेकिन उस वक्त भी मेरे अंदर कुछ नहीं हिला। मुझे बस यही सिखाया गया था कि इन्होंने नियम तोड़े हैं, इसलिए इन्हें सजा मिली है। इन कैंप्स की एक और डरावनी सच्चाई है यहां होने वाली शादियां। असल में इन्हें शादी कहना भी शायद गलत होगा। यहां वर्कफोर्स का नंबर बनाए रखने के लिए बच्चों का पैदा होते रहना जरूरी माना जाता है, और इसका जिम्मा कैंप के गार्ड्स पर होता है। किसी को अपना पार्टनर चुनने की आजादी नहीं होती। बस एक दिन आदेश आता है, तुम और तुम अब से पति पत्नी हो, और कहानी खत्म। कोई रस्म नहीं, कोई खुशी नहीं, बस एक और जिम्मेदारी, एक और जंजीर। तो यह है नॉर्थ कोरिया की वो दुनिया जो बाहर से बहुत कम लोगों को दिखती है। एक ऐसा देश जहां म्यूजिक सुनना जुर्म है, अपनी जान बचाना जुर्म है, अपने ही देश में घूमना जुर्म है, और कभी कभी तो सोच लेना भी जुर्म बन सकता है। जहां कानून कागजों में होते हैं और हकीकत दीवारों के पीछे सिसकती रहती है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दुनिया के वो सच जानना अच्छा लगता है जो आमतौर पर छुपा दिए जाते हैं, तो रिवीलिंग आइज चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। यहां हम हर बार किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपी कहानी आपकी आंखों के सामने लाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की आंखें खोल दे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आंखें खुली रखिए।